विजुअल में आपका स्वागत है और मैं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी हाउस। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग सियासी। संभाग स्तर पर बीजेपी का 3 दिवसीय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। प्रदर्शन उग्र होने की आशंका पर पुलिस ने कुछ कांग्रेसियों को हिरासत में भी लिया। इनमें कुछ युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आर्यन शर्मा, प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी सहित युवक कांग्रेस अध्यक्ष हेवरन कंसाना भी शामिल। आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कोरोना काल में सदस्यता अभियान चलाकर बीजेपी लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेसियों ने काले झंडे और बैनर दिखाकर इस अभियान के खिलाफ विरोध जताया। वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान एक अलग तस्वीर नजर आई। ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सीएम से मिलने के लिए जिद पर अड़े अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। पुलिस की समझाइश देने पर भी वो अब नहीं माने, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। और खबर पर बात करेंगे, गजेंद्र गिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर संवाददाता। गजेंद्र, सदस्यता महाअभियान की शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी अपना कुंभा बढ़ाने में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से, यानी खासकर की बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, विरोध के सुर भी देखने को मिले हैं। क्या कहें? देखिए, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से विरोध दर्ज किया ही है और कांग्रेस ही नहीं, अपन देखेंगे जितनी और भी विपक्षी पार्टी थी, चाहे आम आदमी पार्टी है, उसने भी अपनी विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर अहम मुद्दा ये है कि जनता भी कहीं ना कहीं, ये जो भाजपा का इतना बड़ा महाअभियान चला था, इतना बड़ा जो आज उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, दबे सुर में कहीं ना कहीं जो जनता भी इसका विरोध कर रही है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं छोटे छोटे कार्यक्रमों में जनता को कहीं पे तकलीफ हुई थी। कोरोना का नाम लेकर जनता को जिस तरीके से परेशान किया गया था, उनको छोटे छोटे आयोजन नहीं करने दिए जा रहे थे। आप देख रहे हैं कि जो कोरोना के लिए गाइडलाइन बनी है, उसमें जो शादी ब्याह है उनमें भी केवल 50 लोग की अनुमति है, और जिन लोगों के यहाँ पर कहीं पर कमी भी होती है, उसमें 20-25 लोग से ज्यादा नहीं जा पाए थे। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा ने भव्य आयोजन किया है और हजारों लोगों की भीड़ जुटाई है, उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी थोड़ा बहुत विरोध जो है वो देखने को मिला। जी बिल्कुल, जनता भी विरोध करती दिखाई दे रही है, विपक्षी पार्टियां भी विरोध करती दिखाई दे रही है। मकसद सबका यही है कि कोरोना काल में जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, और कांग्रेस भी इसी बात को लेकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन ये तो रही जो अभियान चलाया जा रहा है उससे जुड़ी तस्वीर। लेकिन एक तस्वीर और निकलकर सामने आई थी गजेंद्र, वो ये है कि अल्पसंख्यक संगठन से जो है पुलिस की झड़प भी हो गई। हालांकि वो सीएम से मिलने की जिद करते रहे, लेकिन समझाने के बाद भी नहीं माने। किस तरह की तस्वीर और सामने आई? देखिए, वो सीएम से मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का उन्होंने समय लिया होता, वो ये कह रहे थे कि हमको अपना ज्ञापन देना है, मात्र शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने की बात कर रहे थे। लेकिन प्रशासन की सख्ती आज हर जगह देखने को मिल रही थी। प्रशासन इतना सख्त था कि उनको उन्होंने मिलने की अनुमति नहीं दी, और वो जहां पर धरना शांतिपूर्वक दे रहे थे, उस जगह से उनको खदेड़ दिया गया, और खदेड़ने के बाद में उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया। तो इस तरीके से जो अल्पसंख्यक लोग थे, उन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिली। बिल्कुल गजेंद्र, ये तो रही बात कांग्रेस विपक्षी दलों के विरोध को लेकर और अन्य तस्वीरों को लेकर। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, इस महाअभियान को जहां किया गया है वो स्थान है महाराज का गढ़। महाराज के रण में अलग तस्वीरें तो नजर आई, और ऐसे में जो चुनाव आगामी दिनों में होने वाले हैं, और इसके अलावा क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया? देखिए, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अपन बार मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्वालियर चंबल अंचल है वो इस तरह से एक राजधानी बन चुका है इस समय मध्य प्रदेश की सियासत का। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से भाजपा का दामन थामा है, तब से आप देखिए वो पहली बार ग्वालियर आए थे। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर जितना जोरदार उनका स्वागत हुआ, उतना ही जोरदार विरोध भी शायद पहली बार उनको अपने ही शहर में देखने को मिला होगा। क्योंकि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सुबह से मैदान पे थे। विरोध को कम करने के लिए प्रशासन ने बहुत मशक्कत करी। सुबह से ही काफी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, चाहे हेवरन सिंह कंसाना हो, चाहे सचिन द्विवेदी हो, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद में भी देखिए काफी सारा विरोध देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि शायद
सिंधिया को पता था कि उनका विरोध होने वाला है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पता था कि विरोध होने वाला है, जी। तो विरोध को दबाने के लिए प्रशासन को काफी तैयार रखा गया था, तो विरोध को कम जरूर किया गया, जी। लेकिन फिर भी काफी बड़ा विरोध जो है सिंधिया ने पहली बार अपने ही गढ़ में देखा है। बिल्कुल, एक सवाल और ये निकलकर सामने आ रहा है गजेंद्र की जोरदार स्वागत हुआ है सिंधिया का महाराज का, तो वहीं जोरदार विरोध भी हुआ है। ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे सकता है? देखिए, ये पूरी कवायद अपन देखें, जो इतना बड़ा आज सदस्यता अभियान देखा गया था, वो आगामी चुनाव को देखते ही पूरी रणनीति बनाने के लिए था, क्योंकि जिस तरीके से जो सिंधिया समर्थक थे अभी तक वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस वो छोड़ ही चुके थे और अभी तक भाजपा की सदस्यता उन्होंने नहीं ली थी। तो किस तरीके से आगामी चुनाव में रणनीति बनेगी, किस तरीके से वो किस क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, उसके लिए सदस्यता अभियान दिलाना भाजपा के लिए बहुत जरूरी था। शायद इसी को देखते हुए उन्होंने इस कोरोना जैसी विपदा के बीच में भी इतना बड़ा आयोजन करके ये जो सदस्यता अभियान है आज वो चलाया यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया गजेंद्र। लेंगे अगली खबर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन दिनों दतिया में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने दतिया के वृंदावन धाम में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए के चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह योजना चलाई है, इसका लाभ लें। इस ऋण को आप समय पर जमा करते हैं तो आपको अगली बार और ज्यादा ऋण दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किए गए वादे ना ही पूरे किए हैं और ना ही किसी व्यक्ति को लाभ दिया है। कांग्रेस धोखेबाजों की सरकार रही है। फोटो कॉपी बनाइए वो देंगे, बाकी 10,000 के आपके प्रमाण पत्र। इसमें अच्छी बात यह है प्रधानमंत्री जी ने ये की है कि ये 10,000 अगर आप वापस जमा कर देते नहीं करते वो अलग बात, अगर कर देते हो तो उसी दिन आपको फीस भी तैयार करेंगे। अपने आप में अलग प्रकार का है कि आपको आदत डालने की कोशिश की जा रही है, जैसे आप घोड़े में निर्माण करते हैं। वैसे आप सबको ध्यान है, मैं लगभग हर बार में गरीबों के में उस समय आप सबको गेहूं बांटने गया जिस समय में लोग घर से नहीं निकल रहे थे। ये लॉकडाउन भी अलग प्रकार की बीमारी, इसने अपन सबको संकट में डाला, देश को क्या विश्व को संकट में डाला। एक छोटे से जीवाणु के मारे बड़े बड़े लोग परेशान हो गए। जो लोग कहते थे कि मरने की भी फुर्सत नहीं है हमारे पास, वो मरने के डर से फुर्सत में बैठे थे। ऐसी बीमारी आई, सावधानियों का समय आया और हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाने का समय आया। और उस लॉकडाउन में भी मैंने कोई शनिवार इतवार ऐसा नहीं था जब आपके बीच में शुक्रवार शनिवार इतवार आके गेहूं नहीं माना। हमारी गतिया पर बिजनेस करना है, कोई बड़ी घटना हमारे गतिया में एक भी नहीं हुई। 4,000 रुपया आए हो तो बताओ, इनने कहा किसान को 2 लाख रुपए का 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। किसी भी किसान के खाते में 10 दिन में कर्जा 2 लाख का माफ हुआ उसको बताओ। लिखित में झूठ बोलने वाले लोग अगर कोई है तो कांग्रेस के, जो रिकॉर्ड में झूठ बोलते हैं। लेकिन बाकी नेता तो माइक से बोलते होंगे इसके, लेकिन लिखित में अगर झूठ बोलने वाली पार्टी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ छोड़ती है तो वो कांग्रेस पार्टी है जो घोषणा पत्र में झूठ बोलती है। कोई पार्टी नहीं मिलेगी आपको देश के अंदर ऐसी जो रिकॉर्ड में लिखित में झूठ बोले, लेकिन ये बोलते हैं और उसके बाद भी राजनीति करते हैं। मित्रों, वास्तव में गरीबों की पार्टी, किसान की पार्टी, महिलाओं की पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट न्यूज एडिटर। अरविंद जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए, जब जब अपने विधानसभा क्षेत्र जाते हैं कहीं ना कहीं जनता को सौगातें देते नजर आते हैं। बहुत ही कम ऐसे दौरे रहे होंगे जब उन्होंने किसी न किसी काम को लेकर इस तरह की सौगातें नहीं दी, और आज भी स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत हितग्राहियों को चेक वितरित किए हैं, क्या कहें? कमर बिल्कुल जिस तरीके से यदि ये सरकार बनी है, जो वर्तमान सरकार है शिवराज सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी है,
वो कहीं ना कहीं उस सरकार के प्रणेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। जब नरोत्तम मिश्रा अपने क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र के लोगों के लिए एक योजना लेके जाते हैं, और हर सप्ताह हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई योजना उस क्षेत्र के लिए जाती है। और इस तरीके से, जिस तरीके से अभी उन्होंने बात की कि जो वेंडर को योजना दी है, जो वेंडर को ऋण दिया गया है, उस ऋण की यदि अदायगी समय से होगी तो समय से अदायगी होने से आपकी क्रेडिट बनेगी, और क्रेडिट बनने के बाद आपको दोबारा बड़ा लोन मिलेगा। इस बात को भी उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत किया। दूसरी बात, उनकी जो बात करने की शैली है, या जिस तरीके से वो बात रखते हैं कविताओं के माध्यम से और गज़लों के माध्यम से, जिस तरीके से वो बात रखते हैं, वो बात वाकई गौर करने लायक है और वो दूर तक असर करती है। अभी हमने जैसे सुना कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उनके कहने के अनुसार, कि जो लिखित में झूठ बोलती है। तो वो बात कहीं 15 महीने के शासन में ऐसा दिखा भी है कि लिखित में जो वादे किए गए थे वो वादे किस कारण पूरे नहीं हुए। तो सवाल तो बनते हैं, और सवाल बनते हैं, और बात निकली है, और नरोत्तम जी जब बात करते हैं तो बात दूर तक लग जाती है, वाद विवाद का विषय बनता है। अब देखना है कि आगे कांग्रेस की तरफ से क्या इसमें प्रतिक्रिया आती है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आपने उनकी शैली का जिक्र किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, वाकई एक अलग अंदाज में विपक्ष पर हमलावर होते दिखाई देते हैं, और जब जब दतिया जाते हैं तो सौगातें तो देते ही, साथ में विपक्ष पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते। और ऐसे में जिस तरह से झूठी फरेब वाली सरकार कांग्रेस की सरकार को बताया है, हालांकि इससे पहले भी जब सत्ता में बीजेपी रही थी तब भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कुछ एक अलग ही अंदाज में कांग्रेस पर हमलावर होते दिखाई देते थे। क्या लगता है, जिस तरह से वार पर पलटवार और फिर एक के बाद एक लगातार वार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर होते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें बन सकती हैं इसको लेकर, क्योंकि आगामी दिनों में उपचुनाव भी होना है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, जो बातें हो रही हैं वो उपचुनाव को लेकर ही हो रही हैं, और उपचुनाव जब तक रहेगा तब तक इस तरीके के वाद विवाद उठते रहेंगे। अभी हमने जल्दी एक फोटो भी देखी थी, जब यदि नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो जो हमारे यहाँ अभी चुने गए हैं प्रतिपक्ष नेता, उनके घर जाके उनको गुलदस्ता भेंट किया, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा हर तरीके से हर व्यक्ति को साधने का प्रयास करते हैं, चाहे जनता हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के भी नेताओं से उनके उतने अच्छे संबंध हैं जितने संबंध उनके जनता के साथ हैं। तो कांग्रेस को भी एक, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक चींटी काटना, तो चींटी काट देते हैं और कांग्रेस उसका जवाब देती रहती है। अब एक सप्ताह के लिए कांग्रेस को मौका मिला है, अब एक सप्ताह कांग्रेस जवाब देती रहेगी, इसके बाद फिर नरोत्तम जी दतिया जाएंगे और फिर एक सवाल कांग्रेस के लिए दे के चले आएंगे। तो देखिए, ये चलता वाद विवाद चलता रहेगा, और राजनीतिक व्यक्ति का यही है कि वो हमेशा मीडिया में बना रहे, हमेशा मीडिया के साथ वार्तालाप करता रहे, अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े रहें। लगातार नरोत्तम जी वो करते रहते हैं, और जिस तरीके से नरोत्तम जी के कार्य करने का एक तरीका है, वो तरीका हम आप बिल्कुल देख रहे हैं। और प्रदेश के जिस तरीके से विकास की बात होती है, जिस तरीके से पैसे देने की बात होती है, जिस तरीके से जनता के साथ जुड़े रहने की बात होती है, तो नरोत्तम का तो सानी नहीं है, और विपक्ष भी इस बात को मानता है। बिल्कुल, शैली की बात आती है, जब जब नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए, उनके अंदाज की बात आती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात आती है। लेकिन जिस तरह से मिलनसार एक नेचर भी उनका है, तो इसको लेकर यही कहा जा सकता है अरविंद जी की मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में लगातार राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में राजीव भवन का शिलान्यास किया गया। इसे लेकर भाजपा द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा, कवर्धा की जमीन सहित राजीव भवन बनाने के लिए अन्य जमीनों को भी उन्होंने विवादित जमीन बताया है। रमन सिंह ने कहा है, कांग्रेस पार्टी झूठे प्रचार और आत्ममुग्धता की शिकार हो गई है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग और पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान से पहली बार पता चला है कि वे आत्मा और परमात्मा पर भी विश्वास करते हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अभी रमन सिंह ने ये नहीं सोचा, उन्होंने झिरम की जांच को लेकर बाधाएं उत्पन्न किए, उनकी वजह से शहीदों की आत्माओं को कितनी बाधाएं होती होंगी। उनके 15 साल के शासनकाल में कितने किसानों ने आत्महत्याएं भी की, कभी इस बारे में सोचा क्या? से पहली बार पता चला कि वे आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं। पहली बार पता चला कि वे आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। अभी तक तो कभी लगता ही नहीं था कि रमन सिंह जी आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं।
कभी रमन सिंह जी ने सोचा कि 2013 के बाद, झीरम की घटना के बाद जिस तरीके से उन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से जांच को बाधित किया, जिस तरीके से उन्होंने अब भाजपा की केंद्र सरकार से जांच को बाधित कर रहे हैं, झीरम के शहीदों। निधि हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, लगातार सियासत अपने चरम पर हर रोज देखने को मिल रही है और हर रोज जिस तरह देखा जाए राजनीति की तस्वीरें तो सामने आती है और उनमें अलग अंदाज से सियासी रंग भी भरने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही रमन सिंह के ट्वीट को लेकर एक बार फिर वार और पलटवार की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कहें? जी कुमार, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार राजीव भवन के शिलान्यास को लेकर राजीव गांधी की जन्मदिन के अवसर पर जो ये शिलान्यास किया गया है, उस दिन से ही घमासान की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है। एक और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का भी ये आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यालय बना चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी अपने कार्यालय जरूर बनाए, लेकिन अवैध जमीन पर नहीं, या फिर कोई जमीन अगर दूसरे व्यक्ति के नाम से आवंटित की गई है, उस जमीन पर कब्जा करके इस तरह से शिलान्यास करवाना उचित नहीं है। और इस तरह से जहां ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार शिलान्यास को लेकर आरोप लगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी पर कर रहे थे, वहीं आज ही सुबह से एक ट्वीट वार देखने को मिला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सुबह से ही ट्विटर पर लगातार कांग्रेस के खिलाफ और शिलान्यास को लेकर बिल्कुल सियासी घमासान एक तरफ से देखा जा रहा है वो मचा रहे हैं, ट्वीट वार कर रहे हैं, जिससे उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि कवर्धा की जो जमीन थी जहां पर शिलान्यास का निर्माण किया गया है, वो जमीन पहले से किसी और भवन के लिए आवंटित थी और उस जमीन पर कांग्रेस पार्टी अपना शिलान्यास करवा रही है। जब वो जमीन किसी और चीज के लिए आवंटित थी, किसी और भवन के लिए आवंटित थी, उस जमीन पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कब्जा किया है और ये जो स्थिति है ये देखा जा रहा है कि कई जगह और भी जमीनों को कब्जा करके वहां पर कांग्रेस भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये स्थिति जब कांग्रेस में देखी जा रही है, ये बिल्कुल अनुचित स्थिति है। और इसके साथ ही जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये आत्ममुग्धता की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी में, जिसे देखते हुए अब कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी लगातार जो भाजपा द्वारा पलटवार किया जा रहा है उस पर जवाब दिया है और कहा है कि क्या 15 साल के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह ये भूल गए कि जिस तरह से झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर वे लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी जांच को लेकर पहले केंद्र, उसके बाद राज्य शासन में रहते हुए भी उन्होंने बाधाएं उत्पन्न की और जब ये मामला केंद्र में है तो केंद्र की तरफ से भी वो लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो आत्ममुग्धता की उन्होंने बात की है, तो क्या रमन सिंह ये नहीं सोचते कि बाधाएं जो उत्पन्न की जा रही है लगातार भाजपा द्वारा एनआईए जांच को लेकर हर तरह से, उन शहीदों की आत्माओं को कितना ठेस पहुंचा होगा जिस तरह से आज वे आत्ममुग्धता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल निधि, अब देखने वाली बात होगी। लगातार आरोप तो विपक्ष जो है सवालिया निशान लगा रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बराबर उनका जवाब भी दिया जा रहा है। आगामी दिनों में क्या तस्वीर बनती है देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना महामारी के दौरान देश और सारी दुनिया की संसदीय संस्थाओं के सामने बड़ा संकट है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 3 दिन चला और शनिवार को समाप्त हो गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां हमने महामारी के दौरान भी 3 दिन के सदन की कार्यवाही का संचालन सफलतापूर्वक किया है। सभी माननीय विधायकों और सचिवालय के कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई, नियमों का पूरा पालन किया गया। नारायण ने कहा है कि 3 दिन के सत्र में नियम 56 के अंतर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 10 को हमने सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज दिया है। नियम 56 के अंतर्गत दी गई सारी सूचनाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। नियम 301 ध्यान आकर्षण अंतर्गत कुल 92 सूचनाएं प्राप्त हुई। हमने सभी 92 सूचनाएं स्वीकार की हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, हमने 27 विधेयक पारित किए जो एक रिकॉर्ड है। वर्चुअल हिस्सेदारी करने की व्यवस्था करने वाली भी हम पहली विधानसभा बने हैं। 3 दिन के अल्प अवधि के सत्र में हमने लगातार काम किया और दुर्भाग्य से हमारे शोक का विषय है कि हमारे
5 वर्तमान सदस्यों का हमने शोक मनाया, ये बहुत दुखद है। हमने इस अल्पावधि के सत्र में 27 विधेयक पारित कराए। इस अल्पावधि के सत्र में अनेक याचिकाएं प्राप्त हुई जिन्हें हमने स्वीकार किया। अल्पसूचित, तारांकित और अतारांकित प्रश्न भी भारी संख्या में हमने उत्तरित घोषित किए। खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू, लखनऊ संवाददाता। राजू, विधानसभा सत्र 3 दिन तक चला, काफी कम अवधि का सत्र देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कोरोना काल चल रहा है, इस बीच गाइडलाइन का पूरा जो है पालन किया गया और ऐसे में जिस तरह से 3 दिन सत्र चला, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 3 दिन कोरोना अवधि के दौरान सफलतापूर्वक कार्यवाही विधानसभा की चली है। क्या कहें? कमर खान, सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी के दौरान देश और सारी दुनिया के संस्थाओं के सामने बड़ा संकट है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की अगर बात करें, विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा 3 दिन चला और आज समाप्त हुआ है, जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश का सदन 3 दिन जरूर चला। 3 दिन के सदन के चलने पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, अभिभाषण के बाद में जितने विधायकों की मौत हो जाती है उसको लेकर वो सदन किस और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो विधान मंडल के अंदर जाके जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की घटना के नीचे कानून व्यवस्था और कोरोना को लेकर संघर्ष, जिस तरीके से वो अपना एक धरना प्रदर्शन करती है जिसको लेकर सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। दूसरे दिन की बात करें तो देवरिया के विधायक थे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने फिर हंगामा किया, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। आज की अगर बात करें तो 27 विधेयकों को जो पास कराया गया है, वहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन किया, विधायक सब देखते बेल में आ गए, कर्मचारी उनको पकड़ रहे। तो बताइए यार, सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से बात की जा रही है, उन्होंने कर्मचारियों को लेकर बात की है, तो वो कहाँ दिखी? भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर बैठे, उनको इस तरीके का नहीं बताना चाहिए कि 3 दिन सदन जिस तरीके से चला है। पर यहाँ पर देखा जाए हसन राज की अगर बात करें तो उन्होंने सभी सचिवालय कर्मचारियों की जांच की कराई थी कोरोना को लेके, ये बहुत अच्छा नियम था कोरोना को लेके। और 56 की बात करें, जो सत्र नियम में 56(3) में 56 के अंतर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई, इसमें से उनको सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा गया 10 को। तो वही नियम 56 के अंतर्गत पर दी गई सारी सूचनाओं और नियमों पर कार्रवाई की जा रही है। 301 ध्यानकर्षण की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत 92 सूचनाएं प्राप्त हुई। हमने सभी 92 सूचनाएं स्वीकार की और विधानसभा अध्यक्ष को बताया, हमने 27 विधेयक पारित किए, जो एक रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से एक तरफ विधानसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हंगामा कर रही हो और वहाँ विधेयक पास हो रहे हो, ये तो पहली बार सुनने को मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ा अच्छा काम जो योगी सरकार ने किया उसकी हम जनता जिस तरीके से सराहना कर रही है, वो एक वर्चुअली हिस्सेदारी, जो 65 साल के जो विधायक थे, 65 साल से ऊपर के, उनको उनके घर से जोड़ा गया, उनके ऑफिस से जोड़ा गया, उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि कोरोना महामारी का बहुत बड़ा इस टाइम संकट है। और यहाँ पर देखा जाए विधायकों ने तो समाजवादी पार्टी के अगर धरना प्रदर्शन में लेके और जिस तरीके से आज हंगामा किया कांग्रेस के विधायकों ने, उन्होंने कहा कि हमारी निधि को 2 साल के लिए जो स्थगित की गई है उसे बहाल किया जाए। क्योंकि वाकई जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण ये कहते नजर आ रहे हैं कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और 3 दिन कोरोना काल के बीच जिस तरह से सफलतापूर्वक विधानसभा की कार्यवाही चली, वाकई में ये एक दूसरे लोगों के लिए मिसाल, दूसरे प्रदेशों के लिए एक बड़ी मिसाल भी है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कोरोना संकट काल में जहाँ अभी तक देखा जाए तो ज़्यादातर मामले ऐसा है विधानसभा के दौरान पॉजिटिव मरीज मिलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की गई, वाकई सफलतापूर्वक समापन हुआ है 3 दिवसीय कार्यवाही का और कई मुद्दों को लेकर विधेयक भी पास किए गए और कई जो है सूचनाओं को लेकर भी विचार विमर्श की बात सामने आई है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम से फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।